तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का वी आर ए क्लासेस में। हम लोग सी एच एस बी एच यू एग्ज़ाम में आप लोगों के साथ हैं। और देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सीरीज़ चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 11 से अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज डैश देन हाइड्रोजन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज का जो ये चार्ट है, इसको आप लोग पढ़िए, तभी आपको ये याद रहेगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट के ऊपर है, सपोज एलिमेंट ए अगर बी एलिमेंट के ऊपर है, तो इसका मतलब ए एलिमेंट जो है ना, बी से ज़्यादा रिएक्टिव है और बी ए से कम रिएक्टिव है। तो पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज डैश देन हाइड्रोजन, लेस, मोर, इक्वल, या फिर समटाइम्स मोर और समटाइम लेस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं कहाँ है। तो जिंक भाई लाई कर रहा है यहाँ पे और हाइड्रोजन लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली क्या है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना। आगे बढ़ते हैं। When a metal is added to dilute HCl solution, there is no evolution of gas। देखिए, कोई भी मेटल अगर एसिड में अगर जाता है तो वहाँ पर से वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वहाँ से, ठीक है। और प्लस वो सॉल्ट बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम मेटल को अगर हम HCl में डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा प्लस NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये होता है जनरल रिएक्शन। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ये इक्वेशन हो गया बैलेंस, ठीक है। तो कभी भी कोई भी मेटल अगर एसिड में जाएगा तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेशन होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कोई भी मेटल किसी भी एसिड से तभी रिएक्ट करेगा जब रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा वो मेटल। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरे पास मेटल का लिस्ट है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से मेटल हैं, तो भाई इतना सारा, ये जो मेटल जो ऊपर में ताज की तरह हाइड्रोजन के ऊपर सजा हुआ है, ये सब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। मेटल क्या हो सकता है, तो भाई पोटेशियम होगा क्या, तो भाई ये तो कर जाएगा। सोडियम, ये भी कर जाएगा। जिंक, देखिए जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ ऊपर में, तो ये भी कर जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए जी। सिल्वर, सिल्वर नीचे है, वो नहीं करेगा रिएक्ट, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। On addition of which metal copper sulfate solution will be changed to colorless solution। देखिए ये भी सेम है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये जो है ना ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है। अब कोई भी मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या करेगा ना कि कॉपर सल्फेट से उसका सल्फेट का ये जो आयन है उसको छीन लेगा, ठीक है। उसको छीन लेगा वो मेटल और कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा, जिस कारण से इसका ये ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो भाई ये कैपेबिलिटी रखता है, जाहिर सी बात है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में चलिए देखते हैं कि कौन ज़्यादा कॉपर से रिएक्टिव है। तो कॉपर से तो सबसे ज़्यादा ये सब है, तो अब देख लेते हैं आयरन है क्या। तो हाँ आयरन तो है, आयरन कहाँ गया, ये देखिए आयरन है, तो आयरन होगा, आयरन रिएक्ट कर जाएगा कॉपर सल्फेट से। सिल्वर, तो सिल्वर भाई सिल्वर नहीं करेगा। और जिंक करेगा क्या, तो जिंक, हाँ जिंक, जिंक कहाँ है, जिंक, हाँ जिंक कर जाएगा, ठीक है। ये मर्क्यूरी करेगा, तो भाई मर्क्यूरी तो लिस्ट में ही नहीं है, तो ठीक है, हाँ है लिस्ट में है, कॉपर के नीचे है, कॉपर के नीचे है, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन कलरलेस सॉल्यूशन देगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है ना कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है प्लस कॉपर सेडिमेंट कर जाता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अगर इसमें हम एक आयरन रॉड डाल देंगे तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और फेरस सल्फेट क्या होगा कि आयरन फेरस सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर नीचे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा।
तो ये जो फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ना, ये स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है, एकदम लाइट ग्रीन कलर का होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, कलरलेस। और जिंक जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालिएगा तो वहाँ पे जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जिंक सल्फेट जो होता है ना, ये कलरलेस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। रिएक्ट तो दो करेगा लेकिन आंसर जिंक क्यों होगा, समझ में आ गया। ठीक है, इसको दोबारा आप चाहे तो देख सकते हैं। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्थ जो है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला कोर है, फिर मेंटल है, एंड सबसे अपर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अगर यही मेटल के जगह एलिमेंट लिख दे तो पता है आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। एलिमेंट अगर पूछ दे तो देंगे आंसर ऑक्सीजन, मेटल पूछे तो देंगे एल्यूमिनियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट न्यूट्रल। नॉट न्यूट्रल कहने का ऑक्साइड, पहले समझते हैं कि कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होगा। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बनाता है बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये वाला बेस वाला एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड वाला बेस से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये लोग न्यूट्रल नहीं है, ये लोग है नॉन न्यूट्रल। और हमसे पूछा भी वही चीज़ है कि कौन नॉन न्यूट्रल है, तो पहले हम लोग छांट लेते कि कौन न्यूट्रल है। तो देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, ये होता है न्यूट्रल, मतलब कि ये ना एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से रिएक्ट करता है। वाटर तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये तो न्यूट्रल होता ही है क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कि लाफिंग गैस बोला जाता है, वो भी न्यूट्रल इन नेचर होता है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या है कि एक तो रिएक्टिव मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हाईली बेसिक इन नेचर होता है, तो ये नॉट न्यूट्रल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। द ब्लीचिंग ऑक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जनरल स्टोर में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे मिलता है, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ होता है कि हम लोग उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ साफ सफाई, वॉशरूम वगैरह, उसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका तो सबसे पहला होमवर्क है कि आप ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा आपको कि आपने क्या कमेंट किया है। सही होगा तो मैं बताऊंगा, अगर गलत लिखा होगा तो वो भी मैं आपको सही करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ब्लीचिंग पाउडर को आप कमेंट कीजिए कि क्या है। ठीक, तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट मेन होता है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए, उस वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट को बोलते हैं ना जो कि रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पीयू मतलब क्या होता है, प्लूटोनियम। पीटी होता है प्लैटिनम, थोरियम, और ये होता है एनपी, नेपट्यूनियम। ठीक है, तो इसमें से प्लैटिनियम जो है ना नोबल मेटल के कैटेगरी में आता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है ना, ये उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग इसको जो है ना कमेंट ऑप्शन में इसको कमेंट कीजिए और वहाँ पे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिना पीरियोडिक टेबल के सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक टेबल मैं लेकर के आया हूँ। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एलिमेंट क्या क्या है। तो एलिमेंट है मेरे पास, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पीरियोडिक टेबल है, तो जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है
और लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग इधर से, मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ, हम लोग अगर इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे नीचे है क्या है, पोटेशियम है, ऊपर है मैग्नीशियम है, और बोरोन और एल्यूमिनियम यहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग सबसे नीचे जा रहे हैं तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब पोटेशियम सबसे पहले रहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, पोटेशियम यहाँ पे तो ऑप्शन है, ठीक है, कि वो पहले है। तो इसको देखिए यहाँ पे पहले है, ठीक। अब देख लेते हैं कि क्या बाकी सब भी मेरा सही जा रहा है कि नहीं। वैसे आंसर आपका निकल के आ गया, तभी एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, एक मिनट, हाँ, मैग्नीशियम है यहाँ पे, ठीक है। और मेरा क्या था, बोरोन और एल्यूमिनियम। अब देखिए हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले पोटेशियम आएगा, उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम आएगा। अब देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, पहले एल्यूमिनियम आएगा तब बोरोन आएगा। तो मेरा क्या होना चाहिए, KMgAlNB। तो देखिए वही चीज़ है क्या, तो बिल्कुल वही चीज़ है, हम लोगों ने क्या किया, सही सॉल्व किया, ठीक है। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द लोएस्ट रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी को हम लोग रोज से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिविटी जो होता है ना, जो डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, यही दो चीज़ के ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग रेसिस्टिविटी होगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ आयरन, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। तो रेसिस्टिविटी मतलब होता है ना कि कोई भी एलिमेंट किसी समय जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से कंडक्ट हो रहा है तो वो कितना करंट को अपोज कर सकता है। तो लो रेसिस्टिविटी मतलब कि वो करंट को कम अपोज कर रहा है, कम रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये सब जो है ना मेटल्स के एग्जांपल हैं, और मेटल्स जो है ना कंडक्टिव इन नेचर होता है, मतलब कि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। और मेटल में जो सिल्वर मेटल होता है ये सबसे ज़्यादा कंडक्टिव होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, फॉलोड बाय कॉपर। लेकिन हम लोग घर में कॉपर का वायरिंग यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिव एलिमेंट है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी इसी का कम होगा, ठीक है। बाकी सबका रेसिस्टिविटी इससे ज्यादा होगा। तो देखते सिल्वर है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑब्वियसली है। तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे क्योंकि सिल्वर जो है ना सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल होता है, तो उसका रेसिस्टिविटी भी सबसे कम होगा। इसी लॉजिक से हम लोग इसको हिट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये सेगमेंट काफ़ी पसंद आया होगा। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। आपके अगर कोई दोस्त लोग हैं तो उसको आप ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि ऐसा एक VRA क्लासेस ने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। इससे क्या होता है कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएंगे। बस आप लोग टॉपिक लेकर के आइए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।